जनवरी हमेशा से हॉलीवुड का डंपिंग ग्राउंड रहा है। जनवरी में हॉलीवुड हमेशा से वो फिल्में रिलीज करता है जिन पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि ना ही वो फिल्में अवार्ड्स के लिए बनी होती है और ना ही उनका कोई बॉक्स ऑफिस पुल होता है। जनवरी में ज्यादातर नाइट स्विम जैसी फिल्में रिलीज होती है, और नाइट स्विम का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि वुल्फमैन भी ब्लम हाउस प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से ही आती है, और ब्लम हाउस की रेपुटेशन कुछ ज्यादा अच्छी है नहीं। ब्लम हाउस से मोस्टली वन टाइम वॉच हॉरर मूवीज और मैक्स टू मैक्स गुड एवरेज फिल्म ही आती है। एक तो जनवरी और दूसरा ब्लम हाउस। तो वुल्फमैन को लेके मुझ में कोई ज्यादा एक्साइटमेंट थी नहीं। क्रिएचर्स लाइक वैम्पायर, बर्जर्कर्स और वेयरवुल्फ पॉप कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। वेयरवुल्फ पे फिल्में 1913 से बन रही है। 1913 में पहली साइलेंट शॉर्ट फिल्म आई थी द वेयरवुल्फ नाम की, और तब से लेके अब तक सैकड़ों वेयरवुल्फ मूवीज आ चुकी हैं, जैसे कि एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन, द वुल्फमैन, डॉग सोल्जर्स, और कुछ बहुत पॉपुलर शोज भी आए हैं जैसे कि टीन वुल्फ और मेरा फेवरेट द वैम्पायर डायरीज। क्लाउस माइकलसन जो कि एक हाइब्रिड है, हाफ वैम्पायर एंड हाफ वेयरवुल्फ, उसको कोई कैसे भूल सकता है। द वैम्पायर डायरीज में वेयरवुल्फ के लोर को भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया है। वेयरवुल्फ एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जिसका जिक्र दुनिया भर के फोकलोर में है। वेयरवुल्फ का जिक्र सबसे पहली बार मेसोपोटामियन पोएम द एपिक ऑफ गिलगमेश में आया था। वेयरवुल्फ ग्रीक माइथोलॉजी, नॉर्थ सागास और यूरोपियन फोकलोर में भी है। सो या वेयरवुल्फ पॉप कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। वेयरवुल्फ पे आर्ट एंड लिटरेचर में भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। तो भले ही जनवरी और ब्लम हाउस बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है, फिर भी इस फिल्म को लेके मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो हो ही गया था। और पिछले से पिछले साल जनवरी में एक अच्छी फिल्म आई थी, मेगन। तो मुझे लगा कि शायद इस साल वो अच्छी फिल्म वुल्फमैन हो सकती है। और जब मुझे पता लगा कि इस फिल्म को डायरेक्ट ली विनेल कर रहे हैं और उन्होंने इस फिल्म को को-रोट भी किया अपनी वाइफ के साथ, तो मेरी एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ गई, क्योंकि वो काफी अच्छे फिल्में कर रहे हैं। ली विनेल इससे पहले द इनविजिबल मैन, अपग्रेड और इंसीडियस 3 जैसी फिल्में बना चुके हैं, और इंसीडियस और सॉ फ्रेंचाइज का वो काफी बड़ा हिस्सा रहे हैं। तो उनका नाम सुन के एक भरोसा सा तो आ गया था वुल्फमैन पे। तो क्या वुल्फमैन इस भरोसे पे खरी उतरती है? वुल्फमैन में क्या अच्छा और क्या बुरा, सब पे डिटेल में बात करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भले वेयरवुल्फ्स की वजह से, ली विनेल की वजह से वुल्फमैन को लेके एक्साइटमेंट तो थी, पर वुल्फमैन हमें बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स फिल्म मेकर ली विनेल है तो वुल्फमैन में कुछ तो अच्छा होगा ही, पर ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं। तो आप अपनी होप्स थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि वुल्फमैन में ज्यादा कुछ पॉजिटिव्स नहीं है। तो पहले पॉजिटिव से डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेगेटिव्स को आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ली विनेल एक कूल फिल्म मेकर हैं और उनकी फिल्मों में काफी कूल सीन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है, अपग्रेड देखने से पहले मुझे लगा था कि इस फिल्म में तो क्या ही होगा, ऐसी तो मैंने बहुत सारी फिल्में पहले भी देखी हुई है। एंड आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, ओह आई लव द फिल्म। और अपग्रेड में क्या इनोवेटिव एंड क्रिएटिव कैमरा वर्क है। और फिर द इनविजिबल मैन, वो तो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट फिल्म है। उसमें मेटाफोर, सिंबोलिज्म, क्रिएटिव कैमरा वर्क और क्या री इमेजिनिंग की है एक कल्ट क्लासिक फिल्म की। और यही सेम चीज वुल्फमैन में भी है। ली विनेल के पास विजन है और वो फील हो जाता है फिल्म देखते हुए। वुल्फमैन री इमेजिनिंग है 1941 में आई क्लासिक द वुल्फमैन की। जो क्रिएटिव विजन ली विनेल ने वुल्फमैन में दिखाया है, वैसा शायद मैंने आज तक किसी फिल्म में नहीं देखा। जो पीओवी शॉट है इस फिल्म के, वो बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट और क्रिएटिव है। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्लेक इन्फेक्टेड होता है और धीरे धीरे उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, तो उस टाइम पे पहले हम शार्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ब्लेक को देखते हैं, जो कि नॉर्मल ह्यूमन पीओवी शॉट है। पूरा सीन, सारी चीजें हमें ऐसे ही दिखती है जैसे नॉर्मली हम देखते हैं। फिर कैमरा 360 डिग्री टर्न लेता है और हमें ब्लेक का पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है, जो कि धीरे धीरे वेयरवुल्फ बन रहा है। और उसी वक्त लाइटिंग वगैरह सब चेंज हो जाती है, लाइट्स काफी ब्राइट हो जाती है, क्योंकि वुल्व्स को लाइट ह्यूमंस के मुकाबले ज्यादा ब्राइट दिखती हैं, क्योंकि एनिमल्स की आईज लाइट सेंसिटिव होती है। लाइट के साथ साथ साउंड डिजाइन भी एकदम चेंज हो जाता है। उसको माइनर से माइनर आवाज भी लाउड सुनाई देने लगती है, शार्लेट की वॉइस मम्बल करने लगती है। और ये जो पूरा पीओवी चेंज होने वाला शॉट है, ये सिंगल टेक जैसा फील होता है। ऑफ कोर्स बाद में सीजीआई एनहेंस तो है, पर सच में ये बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और ये पीओवी चेंज होने वाले शॉट फिल्म में 3-4 बार हैं, और ये जितनी बार भी होते हैं कूल ही लगते हैं। और इस तरह के शॉट्स आपने रेयरली किसी फिल्म में देखे होंगे। सच में जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा था फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव टू वेयरवुल्फ पर्सपेक्टिव, वो
बहुत ही इनोवेटिव लग रहा था। ऐसे ही वुल्फमैन का साउंड डिजाइन भी बहुत ही अच्छा है, स्पेशली ड्यूरिंग पीओवी शॉट्स, क्योंकि पीओवी चेंज शॉट्स में आप विजुअल के साथ साथ साउंड डिजाइन में भी डिफरेंस फील कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, शार्लेट की वॉइस मम्बलिंग जैसी फील होती है क्योंकि वो हम एक वुल्फ के पर्सपेक्टिव से सुन रहे हैं, और मकड़ी की दीवार पे चलने की आवाज भी बहुत ही हाई टेंड हो जाती है, एकदम दुम 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 ऐसे करके आवाज आती है। तो साउंड डिजाइन तो मूवी का काफी अच्छा है। इसके अलावा वुल्फमैन में सारे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज हुए हैं। जो पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन है वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। सच में जो बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाले सीन है वो बहुत ही यूनिक लग रहे थे अपने प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से। जब उसकी उंगलियों से नाखून बाहर निकल रहे थे, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, वो बहुत ही यूनिक लग रहा था। एंड ऑफ कोर्स ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ये एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन जितना बढ़िया तो नहीं है, पर अच्छा है। एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंडन का लेवल तो आज तक कोई भी फिल्म अचीव ही नहीं कर पाई। ट्राई तो बहुत सारी फिल्मों ने किया है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वुल्फमैन उसको थोड़ा बहुत अचीव तो कर पाती है और एक यूनिकनेस तो लेके आती है। और वुल्फमैन में जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ब्लेक का, उसको देखते हुए फील होता है कि ली विनेल ने इंस्पिरेशन डेविड क्रॉनबर्ग की फ्लाई और जॉन कारपेंटर की द थिंग से ली है। और कंपेयर टू सीजीआई प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हमेशा अच्छे ही लगते हैं। और रही बात वुल्फमैन के डिजाइन की, तो उस पर बात हम वीडियो में अभी आगे करेंगे। सो यार, टेक्निकल लेवल पे तो वुल्फमैन इम्प्रेस करती है। इसका कैमरा वर्क, साउंड डिजाइन और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा इस पूरी मूवी में मुझे एक और चीज अच्छी लगी, वो है क्रिस्टोफर अबॉट की परफॉर्मेंस। क्रिस्टोफर अबॉट इस मूवी में मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उनके कैरेक्टर का नाम है ब्लेक, जिसको एक वुल्फमैन इन्फेक्ट कर देता है, और फिर धीरे धीरे हम ब्लेक को पूरी फिल्म में वुल्फमैन या फिर जो कह सकते हो कि वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। जब ब्लेक इन्फेक्टेड हो जाता है और उसके बाद जो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चलता है, उस समय पे क्रिस्टोफर अबॉट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। उन्होंने बहुत ही बढ़िया फिजिकल परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जब वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे वो बोलने की और समझने की क्षमता खोते चले जाते हैं, और वो अपनी बेटी और बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और उस टाइम पे एक वुल्फमैन उन लोगों पे हमला कर रहा है घर के बाहर से, और दूसरी तरफ घर के अंदर वो धीरे धीरे खुद एक वुल्फमैन में ट्रांसफॉर्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे वो सारी परफॉर्मेंस अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। सारे एक्सप्रेशन और सारे इमोशन अपने फेस और बॉडी लैंग्वेज से उन्होंने पोर्ट्रे किए हैं, और वो बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किए हैं, वो भी प्रोस्थेटिक्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के साथ, जो कि बहुत ही काबिलियत तारीफ है। क्योंकि जितना प्रोस्थेटिक्स उन्होंने पहना हुआ है, चाहे वो हाथ में हो, चाहे वो पैरों में हो, और चाहे वो फेस पे हो, और उसके बाद एक्सप्रेशन देना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और सच में इसमें एक्टर का एफर्ट भी दिखता है। उन्होंने अपना 100% दिया है, और वो स्क्रीन पे फील भी होता है। तो बस जो पॉजिटिव्स थे वो तो मैंने आपको बता ही दिए। अब जरा नेगेटिव्स पर बात कर लेते हैं। वुल्फमैन का सबसे बड़ा नेगेटिव ये है कि इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा बेसिक और वन लाइनर है। ब्लेक को न्यूज मिलती है कि उसके फादर जो बहुत समय से लापता है, उन्हें फाइनली डिसीज्ड यानी मरा हुआ घोषित कर दिया है। तो वो अपनी पूरी फैमिली यानी अपनी बेटी और बीवी के साथ अपने पुराने फार्म ओरेगन जाता है, जहाँ उसके फादर का पुराना सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो अब सामान वगैरह को शिफ्ट भी करना पड़ेगा, और जैसे ही वो अपने फार्म पहुंचने वाले होते हैं, वहीं पे उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है, और वहां पे एक वुल्फमैन ब्लेक को इन्फेक्ट कर देता है। तो पूरी फिल्म में एक तरफ घर के बाहर से एक वुल्फमैन उन पे हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ ब्लेक धीरे धीरे वुल्फमैन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। बस यही है स्टोरी, और ये पूरी कहानी एक रात की है। ये पूरी स्टोरी बस ब्लेक के ट्रांसफॉर्मेशन की है। ज्यादातर मूवीज में ट्रांसफॉर्मेशन के एक दो सीन होते हैं और बाकी पूरी स्टोरी चलती रहती है, पर यहाँ पे ये पूरी मूवी उसी एक ट्रांसफॉर्मेशन सीन के बारे में है, और इसीलिए ये फिल्म इतनी ड्रैग करती है। ये जो पूरी फिल्म है ये 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म के रूप में बनाई जा सकती थी, पर इसको 1 घंटे 40 मिनट की फीचर लेंथ फिल्म बनाने के चक्कर में सारी गड़बड़ हो गई। ली विनेल की लास्ट फिल्म द इनविजिबल मैन मुझे इतनी ज्यादा इसलिए पसंद आई थी क्योंकि वो फिल्म कुछ कहती है। उस फिल्म में थीम्स है, मेटाफॉर्स है, सिंबॉलिज्म है, डोमेस्टिक वायलेंस और ऑब्सेशन के अराउंड, पर वुल्फमैन में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दो थीम्स डालने की कोशिश की है, पर वो ढंग से लैंड ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ब्लेक के फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट और बहुत ही एंग्री टाइप के थे, इसलिए वो एक बहुत ही अच्छा फादर बनना चाहता है, ऐसा फादर बनना चाहता है जो अपने बच्चों पे बिल्कुल भी गुस्सा ना करे। वो अपने फादर जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि बचपन का जो सीन हमें दिखाया जाता है, उस सीन में उसके फादर और वो हंट पे गए होते हैं और दोनों के पास राइफल होती है। ऐसे में जब ब्लेक जंगल में बिना बताए इधर उधर चले जाता है तो उसके फादर उसको डांटते हैं, जो कि सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा सही भी है, मतलब जायज है यार। वो जंगल है, जंगल बहुत खतरनाक होता है,
और उनके पास राइफल है, कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। और ब्लेक तो एक छोटा सा बच्चा ही था ना उस समय, मान लो उससे गलती से गोली ही चल जाती, तो ऐसे में अगर फादर ने डांट दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे ही प्रेजेंट टाइम में जब ब्लेक अपनी बेटी के साथ रोड पे चल रहा होता है तो उसकी बेटी जिंजर, यस उसकी बेटी का नाम जिंजर है, वो हाथ छुड़ा के रोड बैरियर्स के ऊपर चलने लगती है। और वहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो अपनी बेटी को बार बार कहता है कि बेटा बैरियर से नीचे उतर जाओ, पर वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और एक स्ट्रेंजर से टकरा जाती है। तब ब्लेक उसको डांटता है और ब्लेक को गुस्सा आ जाता है, जो कि मेरे हिसाब से जायज़ है यार। कई बार बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं कि गुस्सा आ जाता है। तब ब्लेक अपने गुस्से पे कंट्रोल करता है और अपनी बेटी को कहता है, आई एम सॉरी जिंजर, डैडीज जॉब इज टू प्रोटेक्ट यू। अब इन दोनों ही सीन्स में फादर की कोई गलती नहीं है, ना ही हंटिंग वाले सीन में और ना ही इस सीन में। तो ये जो पूरा मुझे अपने फादर जैसा बनना नहीं है वो वाला जो एंगल है वो ढंग से लैंड ही नहीं करता, क्योंकि इन दोनों के रिलेशनशिप को अच्छे से एक्सप्लोर ही नहीं किया ना। सिर्फ एक ही सीन दिखाया, उसके अलावा कुछ दिखाया नहीं। अगर साथ में कुछ सीन्स दिखाते कि फादर बहुत ही एब्यूसिव है, तब तो लगता भी कि हाँ ठीक है वो अपने फादर जैसा नहीं बनना चाहता। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया और आगे भी मूवी में ऐसा कुछ दिखाया नहीं जाता। और जैसे स्टार्टिंग से ही दिखाया है ना कि देयर इज सम काइंड ऑफ रेज, देयर इज सम काइंड ऑफ एंगर इनसाइड ब्लेक, कि ये बंदा अभी फटेगा और वेयरवुल्फ बनेगा, मतलब मेटाफोरिकली बोल रहा हूँ, और आगे चल के अपनी फैमिली के लिए डेंजर हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके रेज को, उसके एंगर को आगे चल के यूज ही नहीं किया जाता। वो कभी भी अपनी फैमिली पे उस रेज में, उस एंगर में अटैक ही नहीं करता वेयरवुल्फ बनने के बाद भी। तो ना ही स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग का कुछ हुआ, फादर एंड सन की थीम को मूवी स्टार्टिंग में छूती है, रेज को, एंगर को छूती है, पर फिर सेकंड और थर्ड एक्ट में भूल जाती है। मूवी में ये थीम कम और स्टेटमेंट जैसी ज्यादा फील होती है। ब्लेक का फादर गुस्से वाला था और ब्लेक को गुस्से वाला नहीं बनना, दैट्स इट। उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लोर ही नहीं किया, ये एक स्टेटमेंट की तरह हमें बता दिया गया और कुछ नहीं, एंड दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ऐसे ही हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री भी अच्छी नहीं लगी मुझे। जब ब्लेक कुकिंग कर रहा होता है तो शार्लेट फोन पे बात कर रही होती है, तो वो 2-3 बार बड़े प्यार से अपनी वाइफ को बोलता है कि बेबी तुम दूसरे कमरे में जाके बात कर लो, मुझे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, जो कि बहुत ही डिसेंट और इनोसेंट सी रिक्वेस्ट है। तब शार्लेट उसको झड़प देती है। ये सीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, पर सच कहूँ ये सिचुएशन ऐसी कुछ है ही नहीं जिसपे इतने खतरनाक तरीके से रिएक्ट किया जाए या पूरी फाइट हो जाए। वो बंदा एक नॉर्मल से रिक्वेस्ट ही तो कर रहा था, वो नॉर्मली मान सकती थी, उसको बोल सकती थी कि ठीक है बेबी मैं उधर जाके बात कर लेती हूँ, चुपचाप चली जाती, कैसे भी सिचुएशन हैंडल कर सकती थी। बट वो इतना झड़प देती है, ऐसे रिएक्ट करती है जो कि बहुत ही फेक लगता है। तो मेरे लिए तो ये सीन बिल्कुल भी लैंड नहीं किया। और शार्लेट का रोल जूलिया गार्नर ने प्ले किया है, जिन्हें आपने ओज़ार्क में देखा होगा, और वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, पर यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे वो एक मदर का रोल कर रही है जबकि वो खुद एक बच्ची जैसी लग रही है। रोल उन पे बिल्कुल भी सूट ही नहीं कर रहा था। जहाँ एक तरफ क्रिस्टोफर अबॉट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, वहीं दूसरी तरफ जूलिया गार्नर उनके अपोजिट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और वुल्फमैन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्लेक के बचपन में एक जानलेवा मशरूम पे बहुत फोकस किया गया है, पर बाद में उसका कोई सेंस ही नहीं है क्योंकि कुछ दिखाया ही नहीं। जैसे स्टार्टिंग में हम एक ट्री हाउस देखते हैं जहां पर ब्लेक और उसके फादर को फर्स्ट टाइम वुल्फमैन दिखता है, और लास्ट में शार्लेट ब्लेक को उसी ट्री हाउस से गोली मारती है ऑफ स्क्रीन। गोली लगते हुए दिखाया ही नहीं और ब्लेक मर जाता है, जबकि इसको ऐसे दिखाया जा सकता था कि ब्लेक अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है और वो नहीं चाहेगा कि उसकी फैमिली में से कोई भी, चाहे उसकी वाइफ हो या फिर उसकी बेटी, उसे गोली मारे और जिंदगी भर गिल्ट और ट्रॉमा में रहे अपने फादर को मारने का। कोई भी फादर ऐसा नहीं चाहेगा। इसलिए ब्लेक जंगल में वो मशरूम को खा के खुद को मार देता और अपनी बेटी और बीवी की यादों में हमेशा एज अ लविंग फादर ही रहता, ना कि वुल्फमैन, ना कि एक जानवर। आई नो कि ये भी परफेक्ट एंडिंग नहीं है, पर अभी जो मूवी में एंडिंग है उससे तो बेहतर ही है। शार्लेट ब्लेक को गोली मारती है एंड दैट्स इट। नेक्स्ट सीन में शार्लेट और जिंजर एक सुंदर सी लोकेशन पे है और मूवी खत्म हो जाती है। मूवी बिल्कुल ठहरती नहीं, कुछ इमोशन पे वर्क ही नहीं करती। यार एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया अपनी बेटी के सामने, मतलब कुछ तो थोड़ा तो इमोशन दिखाना चाहिए था, पर मूवी वहां पे ठहरती नहीं है। तो वही है कि ये मूवी किसी भी चीज को कंप्लीट ही नहीं करती। अंत में कोई पे ऑफ ही नहीं मिलता, ना ही रेज और एंगर का कुछ होता है, ना मशरूम का, ना पेरेंटहुड का, और ना ही वो ब्यूटीफुल लोकेशन। उसको स्टार्टिंग में भी दिखाया और उसको ब्यूटीफुल कहा गया है स्टार्टिंग में भी। मूवी की एंडिंग बहुत ही एंटी क्लाइमेटिक फील होती है। इसके अलावा मुझे वुल्फमैन का डिजाइन भी अच्छा नहीं लगा। वो वुल्फमैन कम और रॉन्ग टर्न का नरबख्शी ज्यादा लग रहा था।
वुल्फमैन वाली फील कम आ रही थी और ज़ॉम्बीज़ वाली फील ज़्यादा आ रही थी। और मूवी में म्यूज़िक स्कोर भी ना के बराबर है। मूवी इतनी स्लो, इतनी बोरिंग है, इतनी ड्रैग होती है। वो तो मैं 4DX में देख रहा था तो बीच बीच में चेयर हिल रही थी और ठंडी ठंडी हवा मेरे मुंह पे आ रही थी, इसलिए नींद नहीं आई, वरना मैं तो सो ही जाता मूवी देखते हुए। वुल्फमैन टेक्निकल लेवल पे ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू चेंजिंग शॉट्स भी मुझे अच्छे लगे, साथ में साउंड डिज़ाइन भी अच्छा है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी अच्छे हैं और क्रिस्टोफर अबॉट की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, एंड दैट्स इट। पर और कुछ भी अच्छा नहीं है। राइटिंग बहुत ही मीडियोकर है। मूवी की प्रॉब्लम ही यही है कि ये मूवी कुछ कहती नहीं है और ये मूवी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। वुल्फमैन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से ये मूवी मैं आप लोगों को रिकमेंड करूं। सो मैं तो ये मूवी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये था हमारा रिव्यू वुल्फमैन का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।